बेटा सभी को गुड मॉर्निंग मेरे बेटा। आवाज नहीं आई, क्या बात है? हाँ, और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी है। आज जन्माष्टमी है तो फास्ट भी रहे हो? कौन रहा है फास्ट? चलो वेरी गुड। जो भी फास्ट रहे हैं, शशांक रहा है क्या? वैसे ही हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सोच रहा है अभी रहूंगा नहीं रहूंगा, दोपहर में भूख लगेगी तो देख लूंगा है। हाँ हाँ, नहीं अगर जो कोई रहा है तो अच्छी बात है, और जो नहीं रहा है अच्छी बात है। जो भी आप कर्म करो मन से करो, ईमानदारी से ना। फास्ट भी करो तो दिल से। फास्ट नहीं कर रहे हो तो अब भी ऊपर वाले को तो हमेशा दिल से ही याद रखो, ठीक है ना बेटा? तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे मेरे बेटा? इन्वेंट्री। याद है ना आप लोगों को मेरे बेटा? और इन्वेंट्री में मेरे बेटे अगर आपको याद हो, कल हमने टॉपिक एक पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। जो किसका पार्ट होता था मेरे बेटा? हिस्टोरिकल का क्या नॉन हिस्टोरिकल का? नॉन हिस्टोरिकल का पार्ट होता था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इस क्वेश्चन को 2-3 स्टेपों में कंप्लीट किया था। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था मेरे बेटे, याद है आप लोगों को? सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया था? कैलकुलेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और किस में कैलकुलेट किया था? रुपीज में। दूसरी स्टेप में फिर आपने क्या कैलकुलेट किया था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जब रेशियो लग गया तो अंडरस्टूड है कि परसेंटेज में निकालना है। और फार्मूला क्या था मेरे बेटा इसका? ग्रॉस प्रॉफिट अगर नेट सेल लिख दूं, और नेट सेल में मैं आगे लिख दूं सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक एट, ये सेलिंग प्राइस लिखना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसी में सेलिंग प्राइस में दिया जाता है, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे दिया जाता है। तो ये हमारा मेरे बेटा जी, और इस तरह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर परसेंटेज में निकल आएगा, ठीक है ना? और थर्ड स्टेप में मेरे बेटा जी हमने की थी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, यही निकाला था ना? और इसके लिए फिर मैंने एक शॉर्टकट, कल मैंने एक स्टेप पहले ही खत्म कर दिया था क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस, यही था ना बेटा जी? माइनस या प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। लिख सकता हूं ना इस तरह? जो क्लोजिंग स्टॉक में ग्रॉस प्रॉफिट इन्वॉल्व था, इंक्लूड था, वो माइनस, और ये आपका आंसर। ये आपका आंसर क्या निकल आया था मेरे बेटा? स्टॉक एट कॉस्ट। तो मैं उम्मीद करूं इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, ठीक? फिर मैंने कल क्लास में उसके बाद एक चीज और पढ़ाई थी मेरे बेटे, याद हो तो? मैंने आपको बताया था कि हमारी सेल दो तरह की होती है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कल थोड़ा सा रोने को उसमें डाउट था, तो इसको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूं। हमारा स्टॉक, सेल हटा दिया मैंने, अब मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं स्टॉक। स्टॉक हमारा दो तरह का होता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। नॉर्मल स्टॉक और एबनॉर्मल स्टॉक। तो नॉर्मल जो हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है,
परचेज करा और हम सेल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ स्टॉक ऐसा होता है मेरे बेटा हमारे पास, जो हमारे पास है तो सही, लेकिन उसकी वैल्यू किसी रीजन से क्या हो गई मेरे बेटा जी, कम हो गई। और हो सकता है कि उसकी वैल्यू मतलब जो रूटीन है ना, रूटीन से आगे पीछे हो रही है। अब आप कहेंगे सर पहले तो कम की बताओ फिर ज्यादा की। तो कम का मतलब जैसे मैंने कल भी बात हुई थी कि स्लो मूविंग आइटम, स्लो मूविंग में अम्ब्रेला का बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस अम्ब्रेले के एग्जाम्पल में क्या था, याद है ना, कि वो सीजनेबल होते हैं। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आपको याद हो, बरसात जब होती है तो जो ऑफिस में लोग जाते हैं बाइक पर जाते हैं तो एक विंड सेटर पहन के जाते हैं ऊपर, देखा, एक प्लास्टिक की रेनकोट बोल देते हैं, रेनकोट बोल दिया, रेनकोट है। अब रेनकोट हमने क्या करा मेरे बेटा जी, हमने खरीदे हैं रेनकोट, हमारी शॉप है। अब रेनकोट कब बिकते हैं, क्या पूरे 12 महीने बिकते हैं? सीजनेबल होते हैं नहीं सीजनेबल। हमने 10 खरीदे थे और सपोज करिए कि मेरे बेटा 8 बिक चुके हैं, अब 2 बच गया। ये 2 बच गए, अब ये क्या है, सीजनेबल है। या तो अब ये अगले सीजन के लिए रखे रहे, और या इनको क्या होता है, इनकी प्राइस से कम में निकाल दो यार, हाँ और ना बेटा जी। तो ये कुछ तरह के इस तरह से एबनॉर्मल है। आज का एग्जांपल दूं, एक रिसेंटली आज मार्केट में देख कर आओ। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आइटम होती हैं, जो काम होते हैं, उसको अपने अकाउंट से टच करके देखो तो आप ज्यादा जल्दी ग्रोथ करोगे, नॉलेज बढ़ती है। आज मैं सुबह सुबह क्या हुआ, जन्माष्टमी है, वॉक पे गया था मॉर्निंग में, डेली जाता हूँ लगभग। तो मैंने सोचा टूडा मंडी में बालाजी है ना भगवान जी बहुत बड़े वाले, वहां पर फूल मतलब होलसेल का मार्केट है हमारे नजफगढ़ का। नजफगढ़ में चारों तरफ जो फूल बिकते हैं वो वहीं से जाते हैं। लास्ट ईयर दीपावली थी तो मैं गया था वहां पर, दीपावली पर देखा बड़े फूल हैं। मैंने उससे एक से कहा भाई क्या भाव है, बोला जी 100 रुपये किलो है, 100 रुपीज केजी। तो 80-80 में दे दिए थे, कहने का मतलब ले आया था। आज गया, मैंने कहा 1-2 किलो फूल खरीद ले रहा हूँ, घर में भी यूज हो जाएंगे, पूजा भी हो जाएगी, दोनों सेंटर चले जाएंगे, जय विहार और नजफगढ़। और दोस्तों में भी दे देता हूँ, जो आस पड़ोस के घर हैं उनको भी माला बनवा कर भिजवा देता हूँ। आज पूछा तो भाई 200 रुपये किलो फूल। आज से 1 महीने पहले बीच में भी मैंने ट्राई किया था, वैसे ही नॉर्मली नॉलेज के लिए, मैंने क्या वहां फूल चल रहा है, तो नॉर्मली बिकते हैं 20 रुपये और 40 रुपये के बीच में, 20 और 40 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं फूल। आज फूल का कॉस्ट बता रहा हूं, होलसेल मार्केट जो नजफगढ़ की है 200 रुपये किलो। ताज्जुब हो गया, हिम्मत ही नहीं हुई कि 200 रुपये किलो फूल लेकर आओ। फिर मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, माला ले लेंगे अपनी। अब माला वाले के पास गया, फिर वो ट्राई लेने के, भैया माला तो हमारी रूटीन में आती है, वो याद है ना एक भैया आता है मूछो वाला, वो ट्यूसडे को आता है, वो रूटीन में देता है ट्यूसडे टू ट्यूसडे, और उससे शर्त है बीच में जरूरत पड़ेगी तो चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो उसी रेट पर देगा जो रेट है। तो मैंने कि उससे मंगवा लूंगा। लेकिन आज फिर मैंने मार्केट में पूछा तो माला कितने की, 30 रुपए की। 30 फूल नहीं है उसमें, 30 फूल नहीं है और माला 30 रुपए की भाई। तो ये क्या है मेरे बेटा, आज का जो हो रहा है ये क्या है, सब ये एबनॉर्मल है। ये क्या यही रेट मेरे बेटा जी कल भी रहेंगे, कल अपने फिर सिस्टम पर आ जाएंगे। तो अगर कोई सपोज करिए, आज की बात कर रहा हूं, अगर ये एबनॉर्मल स्टॉक है आज का, अगर अब ये सेल होगा तो ये क्या नॉर्मल प्राइस पर होगा या एबनॉर्मल पर ही होगा? जब एबनॉर्मल स्टॉक बनी गया तो वो अब क्या होगा, एबनॉर्मल ही रहेगा भैया। मतलब समझ में आया कि अगर हमने परचेज करा एबनॉर्मल रेट पर तो हम सेल भी एबनॉर्मल रेट पर ही करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एबनॉर्मल स्टॉक का मतलब ये वो स्टॉक है जो रूटीन का जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने तय कर रखा है या जो हम अर्न करेंगे रूटीन में वो नहीं है, या तो हम आज ज्यादा करेंगे या कुछ, उसे कहते हैं एबनॉर्मल। हाँ और ना मेरे बेटा जी। और याद रखना एबनॉर्मल पर कल भी मैंने बोला था कि हम मेरे बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई नहीं करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट याद है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया कि 25% ऑन सेल, याद आया?
तो हम क्या करेंगे, ये 25% ऑन सेल ये केवल नॉर्मल पे एप्लीकेबल होता है, नॉर्मल पर। एबनॉर्मल पे फिर कैसे निकालते हैं, तो मैंने कल बोला था एबनॉर्मल पे क्या करेंगे, उसका सेल प्राइस गिवन होगा, कॉस्ट गिवन होगी, माइनस कर देंगे और ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस भी निकल सकता हो, हाँ और ना मेरे बेटा। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अब कोई डाउट तो नहीं है ना एबनॉर्मल नॉर्मल स्टॉक में है, क्योंकि ये नॉलेज होनी चाहिए कि मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आज जब मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, कल मेरे पे टाइम नहीं रहा, नहीं तो टॉपिक कल पढ़ा के जाता, आज क्वेश्चन करता, लेकिन जल्दबाजी हो जाती फिर बेटा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा जी फिजिकली वेरिफिकेशन। फिजिकली वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, क्या मतलब है मैं बताऊंगा आपको मेरे बेटा। इसको मैं और क्या कह सकता हूं, आज के टॉपिक को कह सकता हूं रेक्टिफिकेशन। ठीक करने जा रहा हूं, रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। बेटा अब होने वाला क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप लोग इसी के नीचे लिखना है आपको। नॉर्मली हमारे फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं, ईयर के एंड में, मालूम है ना ये बात, ये ईयर एंड है। प्रैक्टिकली लाइफ में सोचना, अब किताबों से थोड़ा दूर रहना है। अभी तक आपने क्या देखा है मेरे बेटा जी के जितने भी हमारे क्या होते हैं फाइनल अकाउंट होते हैं, वो कब बनाए जाते हैं, वो ईयर एंड में बनाए जाते हैं, ये कंफर्म बात है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सोचा है कि ईयर एंड पे बन जाते होंगे? इतनी बड़ी बड़ी कंसर्न है, इतने बड़े बड़े रिलायंस, मारुति लिमिटेड 31 मार्च को सारा स्टाफ बैठा देते होंगे, और पूरे साल भर की जो एक्टिविटी है, पूरे साल का मतलब समझ में आता है, ट्रेडिंग जो हुई है, खरीदना परचेज करना रॉ मटेरियल, फिर आपका क्या प्रोडक्शन हुआ है, वो फाइनलाइज कर देते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो वो फाइनलाइज क्या होता है मेरे बेटा, वो आगे बढ़ जाता है। तो मेरे को फाइनलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो आपको नेक्स्ट ईयर टैक्स में खुद पढ़ाया जाएगा, टैक्सेशन में एक सब्जेक्ट आएगा उसमें देखना। मेरा केवल आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक का, इन्वेंट्री का। हमें क्योंकि बैलेंस शीट हमने बेटा जी कहाँ बनानी है, इस डेट को बनानी है 31 मार्च को। अब 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो मेरे बेटा जी हमें यहाँ पर इन्वेंट्री शो करनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री में शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ लिखा है कि इन्वेंट्री जब आप लिख रहे हैं तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, ये सबको आपको है ना अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ये हमारे शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। पहली बात क्या है, आपको बैलेंस शीट जिस डेट को बनानी है, ये बैलेंस शीट बनानी है ईयर एंड में 31 मार्च 2022 को। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको यहां पर ये इन्वेंट्री किस डेट की दिखानी होगी, 31 मार्च की। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। हाँ बैलेंस शीट यहीं की बनेगी, ये पक्की बात है, चाहे वो बैलेंस शीट बाद में बनाए या चाहे पहले बना लें, बैलेंस शीट यहीं की बनाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम फिजिकली काउंटिंग करते हैं तो फिजिकली काउंटिंग कैसे करते हैं भाई। अब फिजिकली काउंटिंग हमने शुरू कर दिया, हमें मालूम है कि जी 31 मार्च की हमें डिटेल देनी है, और हमने अपने यहाँ शुरू कर दिया साहब 25 मार्च से। अब फिजिकल काउंटिंग बेटा जी अब क्या हो रहा है, 25 मार्च से करा, और वो बेटा जी पूरी तरह से काउंटिंग हुई हमारी, सपोज करिए 5 अप्रैल। कब की हुई, 5 अप्रैल। लेकिन हमें काउंटिंग कब की लेनी है, हमें 31 मार्च का निकालना है। कभी कभी क्या होता है मेरे बेटा जी, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको कि
लास्ट ईयर हमने सोचा यार 5 मार्च को हो गई थी जी, 5 दिन आगे चली गई थी। इस बार हमने क्या करा, हमने अपने अकाउंटेंटों से कहा भैया इस बार जल्दी करनी है आपको। हमने अपने यहाँ काउंटिंग शुरू करवा दी 15 मार्च को, और काउंटिंग हो गई मेरे बेटा जी 24 मार्च को ही कंप्लीट कर दी, और हमें चाहिए इस डेट की। यहां तक तो कर ही ली ना आपने काउंटिंग, और आपको चाहिए किस डेट की? तो सिंपल सी बात है, अब भाई कुछ तो काम हो गया ना। अब कुछ रहता है तो इसमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, क्या 24 मार्च और 31 मार्च के बीच में जो हमने कुछ परचेज करा है उसे क्या कर देना चाहिए? ऐड। परचेज अगर कुछ करा है तो क्या कर देना चाहिए? ऐड। मैं अगर क्वांटिटी से ले लूं या अमाउंट में ले लूं, 1 लाख रुपए का स्टॉक था यहां पर, ऐसे मान ले रहे हैं 24 मार्च को, हमने 10,000 का और खरीदा, तो हमारा 24 और 31 मार्च में 10,000 का खरीदा, तो ये कितना हो गया बेटा जी? मतलब ऐड हो गया, सिंपल सी बात। हमने कुछ इसमें सेल कर दिया, क्या करा? तो सेल में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब लेकिन सोचो, सेल तो सेल प्राइस पर होता है और हमें क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे निकालनी होती है, तो सेल प्राइस में हम प्रॉफिट मार्जिन हटाकर कॉस्ट पे ले लेंगे। मतलब सेल किस पे लिखनी है? कॉस्ट पर। क्यों लिखनी है कॉस्ट पर? अब ये बताओ। क्योंकि इन्वेंट्री हमें किस पे निकालनी होगी? इसी बिटवीन कुछ गुड्स रिटर्न भी हो गया, हमने किसी को बेचा था, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो क्या करेंगे सब? क्या करेंगे? प्लस। अरे हाँ ना तो बोलोगे? कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि आप 24 मार्च और 31 मार्च के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको आपस में क्या कर दीजिए? एडजस्ट कर दीजिए, और आप 31 मार्च की फिर यहां की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हाँ और ना? और अगर सपोज करिए मेरे बेटे, मान के चल रहे हैं आपने काउंटिंग यहां 25 मार्च से शुरू करी थी और 5 अप्रैल को जाकर फाइनलाइजेशन हुआ है स्टॉक का, और आपको वैल्यू चाहिए यहां तक 31 मार्च की, तो क्या करना चाहिए? अब आपको 31 मार्च और 5 मार्च के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको आपस में एडजस्ट कर दो। अब एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? ये रिवर्स ऐसे चलेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, इसमें क्या चल रहे थे? ऐसे चल रहे थे फॉरवर्ड, अब बैकवर्ड करना है। फॉरवर्ड में क्या कर रहे थे? परचेज को प्लस कर रहे थे, सेल्स को माइनस कर रहे थे, सेल्स रिटर्न को प्लस कर रहे थे। मतलब सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड में जो चीजें प्लस कर रहे थे और बैकवर्ड में क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? बैकवर्ड में माइनस हो जाएगा। बोलते ही नहीं है। और जो माइनस कर रहे थे वो प्लस हो जाएगा। हमने यहां पर क्या करा था? फॉरवर्ड। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में मैंने क्या करा था? परचेज को प्लस, तो बैकवर्ड में क्या कर देंगे? फॉरवर्ड में सेल को क्या करा था? माइनस। सेल्स किस पर? सेल प्राइस पर क्या कॉस्ट पर? कॉस्ट पर। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट पोर्शन माइनस कर कर, कल बताया था ना सेलिंग प्राइस शॉर्टकट भी बताया था मैंने आप लोगों को, तो वैसे करेंगे। तो सेल क्या करेंगे? फॉरवर्ड में माइनस, बैकवर्ड में क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न। फॉरवर्ड में क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न आ रहा है तो प्लस, और बैकवर्ड में मेरी बात ही नहीं समझ में आई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको दिमाग में क्या रखना है? फॉरवर्ड रखो पहले, कि अगर क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि हमने 25 मार्च को, ये हमने 25 मार्च को करी थी और मेरे बेटा जी 31 मार्च तक की निकालनी, मतलब हमने ये मान लो कि 25 मार्च तक की वैल्यूएशन कर रखी है उन्होंने, और आपको 25 मार्च से 31 मार्च इधर जाना है, तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जो आप कर रहे हैं बैकवर्ड में रिवर्स करते चले जाओ। हाँ और ना? नहीं समझ में आया? पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इजी टॉपिक है, टफ नहीं है, लेकिन समझाने वाले को टेक्नीशियन का काम है, समझाए कैसे। तो पहली बात मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझ में आ गया ना। एक और तरीका है मेरे पास जो आपको और अच्छी तरह समझा सकता हूं मैं। वो तरीका क्या है? आप अपने माइंड में, ऐसे करना नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, आप अपने माइंड में स्टॉक अकाउंट बनाओ दिमाग में। और स्टॉक अकाउंट कैसे बनाते हो मेरे को बताओ जरा, ध्यान से देखना, आप बताना है अब आपको
क्या क्या आता है इसमें? ओपनिंग बैलेंस, और बोलो क्या? और परचेज रिटर्न। चलो इधर लिख दे रहा हूं परचेज रिटर्न, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बाई सेल्स, सेल्स मेरे बेटा इसमें स्टॉक का बना रहे हैं, कॉस्ट पे लिखनी है, याद रखना। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कॉस्ट पे आएगा ना? अरे हाँ और ना? और बोलो, आराम से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई डाउट? गुड्स इन ट्रांजिट रास्ते में है, हमने परचेज करा था, हाँ और ना? परचेज करा, आ ही गया है। अब इसमें से मान के चल रहा हूं बेटा जी 2 लाख का परचेज किया था, तो हमने या तो परचेज में लिख दो, और अभी हमारे पास आया नहीं है तो वो भी हमारा स्टॉक परचेज के नीचे लिख देंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट। क्लियर है? अच्छा, हमने कंसाइन करा गुड्स, हमने भेज दिया अपने कंसाइनर को, कंसाइनी को भेज दिया, तो जब हमारा परचेज कर रहे हैं तो इधर, और बेटा जी जा रहा है तो गुड्स सेंट ऑन, याद आया? और ये भी किस में लेना है? कॉस्ट पर। एक और लिखूं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, याद आया? अरे अप्रूवल बेसिस याद आया? आता है अप्रूवल बेसिस? कोई बात नहीं, आप ये मान के चलो कोई गुड्स अप्रूवल के लिए भेजते हैं। क्लियर है? अप्रूवल का मतलब समझ में आ गया ना? मैंने आपको गुड्स भेजा, अब आपको बताना है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब गुड्स अगर सोल्ड हो रहा है तो क्रेडिट, हमने अपने कंसाइनर को भेज, कंसाइनी को भेज दिया तो क्रेडिट, हमने अप्रूवल के लिए भेज दिया तो क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है। और बाद में बेटा जी जो कुछ होगा वो बाद में क्या होगा? बाई अब बोलो, कोई डाउट? अब आप जरा ध्यान से सुने तो अब मैं बोलना शुरू करूंगा। अगर अब आपसे कह रहे हैं कौन सा, एक यहां ले रहा हूं, 2 केस बोले मैंने। पहला कौन सा बोला? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब हुआ बता सकते हो मेरे बेटा? फॉरवर्ड में आप कहां से कराएंगे मेरे बेटा? अगर ये 31 मार्च है और आपके अकाउंटेंट ने, आपके एम्प्लॉइयों ने यहां तक वैल्यूएशन कर चुके हैं और ये डेट है आपकी 22 मार्च, और आपको क्लोजिंग पे पहुंचना है, तो यहां की आपको क्या बेटा जी, यहां की वैल्यू गिवन होगी और आपको कहां पहुंचना है? यहां फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में जो आप, मैं कह रहा हूं गिवन, तो ये आपका 25 मार्च की ये वैल्यू होगी ओपनिंग, और आपको क्लोजिंग निकालना है। मेरी बात नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में? भाई 25 तारीख को अब आप मन में क्या लेंगे कि जो 25 तारीख को हमारे पास बैलेंस दे रखा था वो 25 मार्च का ये बैलेंस है। अब जो हमने परचेज करी वो प्लस कर दो, जो हमने सेल करी वो माइनस कर दो, जो सेल्स रिटर्न हुई उसे प्लस कर दो। अरे हाँ और ना? जो परचेज रिटर्न हो गई, मतलब आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, अकाउंट रहना चाहिए कि आपको अब कहां पहुंचना है? क्लोजिंग पे पहुंचना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? रटाने वाली कोई चीज तो है नहीं इसमें। रटना चाहो तो मेरे पास है ही नहीं कुछ रटाने, मेरे खुद नहीं समझ में आता क्या रटाऊं उसमें। तो हमें क्या करना है? यहां से ओपनिंग गिवन होगा और क्लोजिंग पे पहुंचना है। सेल्स किस पे लेंगे? कॉस्ट पर क्या सेलिंग प्राइस पर? सेल्स रिटर्न किस पे लेंगे? मतलब अगर कोई स्टॉक में सेलिंग प्राइस है किसी में भी तो उसमें प्रॉफिट पोर्शन निकाल देंगे, क्योंकि हमेशा स्टॉक अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे ही निकालने चाहिए, और निकालने नहीं चाहिए, निकलते हैं। यस और नो बेटा जी? अब बोलूं, अब सपोज करिए ये फॉरवर्ड की जगह अब मैं चेंज कर रहा हूं बैकवर्ड। क्वेश्चन दोनों आते हैं और बैकवर्ड के ज्यादा आते हैं, समस्या ये भी तो है।
31 मार्च ये है और आपको ये बैलेंस दे रखा है, सपोज कर रहे हैं 10 अप्रैल का, और इस बीच की ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी होंगी। तो आपको कहां से अब कौन सा बैलेंस निकालना है? 31 मार्च का, और ये बैलेंस गिवन होगा। तो इसका मतलब अब समझ लो ये आपको क्लोजिंग गिवन है। अब ओपनिंग निकालना है। जो चीज अब क्लोजिंग ये गिवन है ये, तो इधर की आइटम क्या हो जाएंगी? सारी प्लस, और इधर की क्या हो जाएंगी? अब कुछ रटने वाली बात ही खत्म हो गई भाई, हो गई बात खत्म। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया ना? तो आपको इसमें फिजिकली वेरिफिकेशन करना है, काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग को रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाइंग का मतलब आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी और आपसे 31 मार्च की वैल्यू निकालवानी है, ये ईयर एंड की। हो सकता है आपकी पहले हो तो पहले से 31 मार्च पहुंचना हो तो उसे फॉरवर्ड, और पीछे से मतलब आगे से पीछे आना हो तो बैकवर्ड। बोलो अब कोई डाउट? तो एक बार फॉरवर्ड में बताओगे मेरे को, परचेज क्या करेंगे? परचेज रिटर्न गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस माइनस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी माइनस सेल्स रिटर्न परचेज परचेज रिटर्न सेल्स। एक समझ में आ गया? कौन सा, फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड? फॉरवर्ड में डेट कहां से कहां तक होगी बताओगे जरा? 31 मार्च से पहले की क्या 31 मार्च से अप्रैल वाली? पहले की मतलब आपको 31 मार्च की वैल्यू निकालनी है और आपको 31 मार्च के पहले की डेटें दी जाएंगी। बैकवर्ड में 31 मार्च की वैल्यू तो दोनों में ही निकालनी है, लेकिन अब आपको अप्रैल की डेट दी जाएगी। अप्रैल में वैल्यू गिवन होगी और 31 मार्च तक पहुंचना है। हाँ और ना? नहीं समझ में आया? टफ तो नहीं है यार, है टफ? अब टफ क्या है इसमें वो भी मैं बता दे रहा हूं। टफ तो है नहीं है, कल मैंने बता दिया था आपको। अगर आपको कल बताया था, मैं फिर रिपीट, पता है मैं एक एक चीज को दो दो बार रिपीट करता हूं। रीजन क्या है? आपके मन में से डर निकालना होता है मेरे को। 33.33 ऑन सेल आ जाए, अब ये सेल आ जाए तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा जी? 1/3 ऑन सेल। कॉस्ट पे पहुंचना है, क्या बताया था कल मैंने? सब नालायक हो भाई। सेल बड़ा होता है ना, कल मैंने उल्टा लिखा था, कॉस्ट से सेल लिखा था। कॉस्ट छोटी होती है, सेल बड़ी होती है। अब मन में हमेशा ये रखो कि क्या चीज बड़ी चीज होती है? कॉस्ट क्या सेल? कॉस्ट। कॉस्ट क्या सेल? सेल। अब सेल से कॉस्ट पे आना है तो माइनस करना है, और कॉस्ट कम होती है, सेल पे पहुंचना है तो ऊपर बढ़ना है तो प्लस करना है। सिंपल सी बात है। हाँ और ना? क्लियर है? तो इसका मतलब ये आपको याद है ना? ये इसमें कुछ पूछना है आपको? सर एक और तरीका बताया था। हाँ बताया तो था मैंने, सेलिंग प्राइस कॉस्ट, जो भी आपको ये दिया जाए, क्या दिया है? 33.33 ऑन सेल। किसका दे रखा है? तो सेल को 100 मानना है आपको, सेल को आप 100 मानेंगे, प्रॉफिट को कितना मानेंगे? 33.33, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 67.77 जो भी होगी। हाँ और ना बेटा जी? परसेंट जो समझ में आया? 20% ऑन सेल, तो सेल को 100, कॉस्ट और कॉस्ट को 100। हाँ और ना बेटा जी? बस अब समझ रहा हूं, बहुत हो गया मजाक, करूं अब आगे है। तो एक क्वेश्चन करते हैं मेरे बेटे प्लीज। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, छोटा सा एक आइडिया देता हूं पहले। हाँ बेटा एक बुक दो इस भैया को, एक बुक दे देना इसको। अब मैं तुम्हारे पास है, लाइट आई गई? अच्छा हाँ जी करें? अरे करें। A trader prepared his account on 31 March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2017, on which date the total cost of goods in his godown come 5 lakhs. समझ में आया क्या बोला है? कि किसी रीजन से, मतलब 31 मार्च को ईयर क्लोज करता है,
लेकिन किसी रीजन से 15 अप्रैल तक काउंटिंग नहीं हो पाई। लेकिन उस डेट को, किस डेट को, अब आप कहेंगे संजय सर 15 अप्रैल को 5 लाख इसको कैसे पता चला? अरे दो तरह से होते हैं ना, याद है, परपेचुअल और पीरियोडिकली। परपेचुअल में क्या होता है, एक एक दिन का हिसाब, और पीरियोडिकली में क्या होता है, सीट। समझ में आता है? तो वो सीट से पता चल गया परपेचुअल में कि हमारे पास इतना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा 15 अप्रैल को इन्होंने हिसाब लगाया कि कितना होना चाहिए, 5 लाख होना नहीं चाहिए है। द फ्लोइंग फैक्ट वर स्टेबलाइज्ड बिटवीन 31 मार्च और 15 ये मार्च की जगह लिख दो 15 अप्रैल। 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं ये पूछा जा रहा है। तो बेटा ये बताओ, यहाँ स्टॉक जो दे रखा है 5 लाख किस डेट का है, नहीं किस डेट का है मैं ये पूछ रहा हूँ, 15 अप्रैल। और आपको किस डेट का निकालना है, फॉरवर्ड से करोगे कि बैकवर्ड से करोगे, बैकवर्ड, पक्की बात है। बैकवर्ड में परचेज को क्या करोगे, सेल्स को क्या करोगे, सेल्स रिटर्न को, परचेज रिटर्न को, समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन। लो साहब बेटा आइए पहले पढ़ ले रहे हैं। पहले सेल्स 4,10,000 है, इंक्लूडिंग कैश सेल 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल चाहे कैश हो और चाहे क्रेडिट हो, सेल सेल ही होती है। परचेज 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैश परचेज कैश सेल ये दिए रखिए ना, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा टेंशन में रहे कि ये इसका क्या होगा। तो भाई परचेज तो परचेज ही है मेरे बेटा। आगे जरा ध्यान से देखिए, सेल्स रिटर्न 10,000, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अंडरलाइन करिए सेल, सेल का 20% है। अच्छा आप मेरे को एक बात और बताओ सोचकर, देखो मैं बहुत थोड़ा है ना आराम से करने वाला व्यक्ति हूँ, और लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मेरी इच्छा रहती है। क्वेश्चन मैं 2 मिनट में कर दूं, आप भी यहाँ हो गया, नहीं नहीं, आप सोच के ये बताओ इसमें कौन सी आइटम है, 3 आइटम दे रखी है बस, कौन सी आइटम है जो सेल प्राइस पर है इसमें, सेल्स और सेल्स रिटर्न। सोचने वाली बात क्या है भाई, परचेज तो कॉस्ट पे ही होगी, सेल्स हमने किसी को करी होगी तो कॉस्ट पे भेजेंगे, हम सेल पे भेजेंगे। और आपने मेरे को वापस करा तो आपको तो कॉस्ट मालूम ही नहीं, आपने कहा जी 4,10,000 का खरीदा था, 10,000 का वापस पकड़ो, मेरी समझ में नहीं आ रहा सामान। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न किस पे रहेंगी, सेल्स प्राइस पे। अब हमें कॉस्ट पे निकालना है। अब ये सेल्स 4,10,000 है और यहाँ पर 20% किसका है, सेल का ही है, और सेल ही दे रखी है, तो डायरेक्ट 4,10,000 का 20% निकाल लेंगे, हाँ और ना बेटा जी। अब करते हैं क्वेश्चन, अब जरा रिलैक्स होकर प्लीज अटेंशन, समझ में आ जाए तो हाँ और ना आए तो ना। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, लो साहब, BRS जैसे करते थे ना वैसे ही करना है बेटा। और ये मैं, अच्छा अभी बताते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लग रहा है अभी, और कुछ डाउट हो तो पूछना मेरे से। क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, कौन सी डेट है मेरे बेटा, 31 मार्च 2017 की निकालनी है ना आपको, 31 मार्च 2017, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूं बेटे मैं, 8। लो सब, स्टॉक या लिखेंगे इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल 2017 कितनी दे रखी थी मेरे बेटा जी, 5 लाख। पहले ये बोलो हाँ और ना मेरे बेटा, कोई डाउट,
अब सबसे पहले क्या दे रखा था बोलो मेरे बेटा, सेल्स। सेल्स क्या करूं बोलो, बैकवर्ड है क्या फॉरवर्ड है? ये मैं लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में मत लिखना भैया बैकवर्ड, तो दिमाग में रहेगा। अब बोलो सेल क्या करूं, प्लस के माइनस, प्लस ऐड। और या इस ऐड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा, जो आपको अच्छा लगे, इसमें कुछ वो नहीं है। प्लस क्या मेरे बेटा जी, सेल्स। अब सेल कितनी थी, 4 लाख, कॉस्ट पे निकालना है आपको, माइनस 20% ऑफ 4,10,000। बोलो साहब, 4,10,000 जो भी है लिख दूं बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना भैया प्लीज। मैंने डायरेक्ट कैसे किया समझ में आ गया, सेल प्राइस था, कॉस्ट में क्यों कन्वर्ट नहीं करा मैंने, क्योंकि सेल ही मालूम थी आपको। अरे यस और नो, परचेज क्या करना है बेटा जी, माइनस, परचेज में भी यही करेंगे, परचेज हम। और अगर इसको और आप लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, बिटवीन, किस किस के बिटवीन, 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। हाँ और ना बेटा जी, कितनी परचेज करी थी बोलो, लो बेटे, माइनस क्यों करा समझ में आ गया? अरे हाँ और ना, और क्या है मेरे बेटा बोलो, सेल्स रिटर्न क्या करूंगा? अरे दिमाग में है ना, क्यों माइनस हो रहा है? अरे बोल दो। और मैंने एक टेबल भी बनाई थी ना याद, वो अकाउंट बनाया था, ये समझ में आ गया था ना आपको? अरे ये अकाउंट समझ में आ गया था ना, ये दिमाग में रखना बस, ये है कॉन्सेप्ट इसका। लो साहब, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न मेरे बेटा जी कितनी थी ये बोलो, क्या 10,000 लिख दें? इसमें से 20% किसका, कितना लिख दूं, प्लस के माइनस? लो हो गया क्वेश्चन। कितना, एक मिनट, 7 लाख, ये आपका निकल आया क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। हाँ साहब, नहीं समझ में आया, नहीं आया, क्या पूछोगे अब बोलो, क्या कह रहे थे अब आप, कोई डाउट? आंसर चेक करो जरा, आंसर है, मैं निकालूं? सीए मॉड्यूल्स यही है, निकालने की जरूरत तो नहीं है, लो हटा दिया। कौन सा क्वेश्चन था मॉड्यूल्स का ये? अच्छा, ये मॉड्यूल्स तो मेरे पास भी रखा हुआ है, हाँ चलो वो तो यही रहेगा मेरे बेटा, मैं तो आपका सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ बेटा जी, करें एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। 8th करा था ना, अब 9th पर आओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। करें स्टार्ट। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज कंप्लीटेड बाय 10th ऑफ अप्रैल। ध्यान से सुनना है, हमें 31 मार्च को हमने ये कंप्लीट करना था, लेकिन हमारी इन्वेंट्री कंप्लीट हुई थी 10th ऑफ अप्रैल को, तो हमें 10th अप्रैल से अब 31 मार्च पे जाना है, तो फॉरवर्ड के बैकवर्ड? आगे चलिए। द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड ए इन्वेंट्री फिगर 16,75,000 एट कॉस्ट एज ऑन द
कंप्लीटेशन डेट, जिस डेट को हमारा कंप्लीट हुआ था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, उस डेट को हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 16,75,000 है। किस डेट की बेटा वैल्यू है? 10 अप्रैल, ठीक है ना। आगे आइए, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग टेकिंग। क्या मतलब है, समझ में आया? 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड 68,750, प्रॉफिट मार्जिन 33.33% ऑन कॉस्ट। और मेरे बेटा पेन से देखो या ऐसे कर लो, यहां से यहां आफ्टर से, मतलब एक ट्रांजैक्शन है ये आपकी। क्वेश्चन को बांट के रख ले रहे हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। जो मैंने ये आफ्टर से लेकर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लिखा है, सोचो ये एक ट्रांजैक्शन है, ये सेल है क्या नहीं? ये सेल। अब बैकवर्ड में सेल को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस। और किस पे निकालना है? कॉस्ट। ये आपको 33.33 किसका दे रखा है? कॉस्ट का, मालूम है। अब आपको तो सेल दे रखी है, तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा? 13 ऑन कॉस्ट है, और सेल पे जाने के लिए क्या करोगे? पहले ये बोलो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल का कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया भैया? नहीं आया, मतलब 1/4 इसमें प्रॉफिट है, ये माइनस कर देना, कॉस्ट निकल आएगी। आगे लिखा है परचेज। अब परचेज की बात आ रही है। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूड इन द इन्वेंट्री अमाउंटिंग 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये इसको अंडरलाइन करो यहां तक। परचेज क्या करते हैं बेटा? बैकवर्ड में प्लस के माइनस? माइनस। कितनी बेटा जी माइनस करेंगे इसमें? 81,000 बेटा। 10% 9,000 था ना जब हमने खरीदा था, तो 10% डिस्काउंट मिला था मेरे बेटा। तो डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, अपनी बुकों में रिकॉर्ड नहीं करते हम। तो हमने जो परचेज करी थी वो 90,000 की नहीं करी थी बेटा, 10% कम कर दिया, 9,000 कम हुआ तो 81,000। अच्छा, परचेज किस पे होती है ये? तो इसे तो निकालने की जरूरत नहीं कुछ। डूरिंग दिस पीरियड, दिस पीरियड का मतलब है बेटा 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। During this period were added to inventory at the markup price 3,000 in respect of sales return। इसको भी अंडरलाइन कर, वो कर लो। सेल्स रिटर्न, इसमें भी मार्कअप प्राइस का मतलब प्रॉफिट के साथ है ये। तो सेल्स रिटर्न कितनी है? 3,000। अब इसमें से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? 1/4। 1/4 क्यों निकालेंगे? समझ में आ गया। और सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस के प्लस। परचेज को क्या करते थे? आवाज ही नहीं आती है, तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंडेड देयर वाज ए सर्टेन। अब जरा ध्यान सुनना, ये 4 लाइन जिसको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऋतिक पढ़ना शुरू करना क्वेश्चन को। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड, बेटा जब हम इन्वेंट्री ले रहे थे हमने क्या फाउंड करा? देयर वाज ए सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम समझ में आ गया ना? सीजनेबल आइटम। कॉस्ट कितने की थी? 11,250 की। विच शुड बी टेकन एट 5,250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड। क्या मतलब हुआ मालूम है? स्लो मूविंग आइटम था, हाँ 11,250 की थी जब हम वैल्यूएशन कर रहे, लेकिन हमने वैल्यू अपने यहाँ कितने की लगाई? 5,000, जबकि परचेज तो कितने की करी थी? 11,250। और जब हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे तो जो वैल्यूएशन कर रहा था उसे मालूम ही नहीं थी ये बात, उसने तो कितने की लगा ली? 5,250। जबकि 11,250 की कोई चीज खरीदी थी, तो जब हमने 11,200 की परचेज करी है तो वैल्यूएशन करते वक्त कितने की लिखनी चाहिए? 11,250। लेकिन हमारे जो वैल्यूएशन कर रहा था उसने कितने की लिखी मेरे बेटा जी? 5,250। मतलब उसने कितने रुपए नहीं लिखे? तो ये 6,000 आपको और लिखने हैं, हाँ और ना। अब आपने जब परचेज करी थी तो परचेज क्या होती है? प्लस क्या माइनस? माइनस, हाँ और ना। कितने माइनस करोगे? 11,250, 5,250 या 6,000? क्यों करोगे? समझ में आया भैया? हाँ शशांक क्या है? हाँ मैं दोबारा नहीं 3 बार बताऊंगा, अभी तो मैं यहीं रुका हूं। क्या लिखा है आप देखो ना, क्या लिखा है? आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम।
कॉस्टिंग 11,250, पहले केवल यहां तक समझ में आया भैया? 11,250 की कॉस्टिंग थी। अब देखो विच शुड बी टेकन एट, टेकन का मतलब जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे तो हमारे जो वैल्यूएशन कर रहा था उस भाई ने कितने लिखे, टेकन कितने में लिया? 5,250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। 5,000, क्योंकि कोई खरीद रहा होगा तो उसने पूछा होगा उससे कितना लेगा, उसने कहा 5,250, तो उन्होंने उसको 5,250 पे ही लिख दिया, जबकि खरीदा कितने में था, और उसने वैल्यूएशन करी तो 5,250 लिख दिया, और लिखना कितना चाहिए था? 11,250। कितने नहीं लिखे हमने, तो 6,000 और लिख देने चाहिए। अब 6,000 परचेज करा होगा 11, तो परचेज है एक तरह से। परचेज क्या होगी बैकवर्ड में, प्लस के माइनस? माइनस। क्या लिखेंगे? स्लो मूविंग आइटम डिस्पोज्ड ऑफ कितने से? 6,000। हाँ और ना? अब आगे जरा ध्यान से सुनो। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,000, यही सेम वही है ट्रांजेक्शंस, लेकिन अब दे दिया कुछ चेंज कर बेटा 15,500 की एक हमारी कोई सर्टेन गुड्स थी, वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ ए कस्टमर एज ए रिजल्ट। क्या मतलब है, पहले यहां तक बताऊंगा क्या हुआ था। ड्यू टू हैवी फ्लड मतलब समझ में आता क्या होता है? ये बाढ़ आ रही थी, एक कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया था 15,500 का, और हमने ऑर्डर सामने वाले सप्लायर को दे दिया, मैंने भाई टाइम से दे दिए। अब वो बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ के कारण क्या हुआ, सप्लायर ने हमें टाइम पर सामान नहीं दिया, और हमसे हमको जिसको बेचना था देना था, हम उसको टाइम पे नहीं दे पाए। क्या मेरी बात समझ में आई? किसकी वजह से हुआ ये? बाढ़ की वजह से। सप्लायर ने टाइम पे दिया नहीं दिया, और उस टाइम पर हमको नहीं मिला तो हमने अपने कस्टमर को नहीं दे पाई, उसकी कहानी चल रही है ये। परचेज कितने का करा था? अब देखो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट, इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि हम दे नहीं पाए थे। द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, और उस कस्टमर जिसको हमने देना था उसने कहा भैया मैं नहीं लूंगा इसको, अब टाइम निकल गया। अब उसके रीजन से हुआ नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स एस्टिमेटेड 12,500 ऑन 31 मार्च, और जिस दिन ये वैल्यूएशन चल रहा था उस दिन उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी थी, जबकि हमने तो परचेज कितने का करा था, और जब स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे तो 12,500 की वैल्यू थी, तो उन्होंने क्या करा, लिखना कितना चाहिए था मेरे बेटा जी? 15,500, और लिख कितना दिया मेरे बेटा जी? तो कितना नहीं लिखा, हमने परचेज कितने का करा था? 15,500 का। ये तो इफेक्ट डाल दिया 12,500 का, किसका इफेक्ट नहीं डाला? तो 3,000 का और इफेक्ट डालना है। यस और नो बेटा जी? नहीं समझ में आया? अब ये 4 लाइन अगर दोबारा पूछनी हो तो आप मेरे से डिस्कस करो, एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए बस आपको। हाँ और ना? अरे बोलो, अरे कोई डाउट है? आगे लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूशन इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या 31 कर लो, यहां पर 31 मार्च 2016। आपको वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है जो आप अपने फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकें। किस डेट को? 31 मार्च को मेरे बेटा। अरे क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले मैंने क्वेश्चन को क्या करा, मैंने उस क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर लिया था मेरे बेटे, और पार्ट में क्यों डिवाइड किया था समझ में आ गया था मेरे बेटा? अरे हाँ और ना? लो मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9, वैल्यूएशन हाँ साहब, किस डेट का कर रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीज। हाँ जी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन
किस डेट की दे रखी थी मेरे बेटा? 10th ऑफ अप्रैल। कितनी दे रखी थी? 16,75,000। बोलो साहब। अब आइए मेरे बेटा फटाफट बोलते चलो अब बस। सबसे पहले क्या था मेरे बेटा जी? सेल। अरे हाँ और ना। सेल क्या करेंगे, प्लस क्या माइनस? सेल्स। सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। निकालो, कैसे निकालोगे अगर निकाल सकते हो तो? सेल कितनी दे रखी है ये बताओ? 68,750। और मैं डायरेक्ट सेल का ये कितना दे रखा था मेरे बेटा जी? सेल का 1/3 मानू क्या 1/4 मानूंगा? 1/4 माइनस कर दो। मैं कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देख लो बेटा जी प्लीज। ये तो आपको दे रखा है 68,600, वो सॉरी 750, माइनस कर दे रहा हूं बेटा जी, माइनस 1/4 ऑफ 68,750। लो साहब मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? कितना आया बोलो? 51,062.53 कर दिया मैंने। 0.5 को मैंने राउंड फिगर में ले लिया है। कोई डाउट? हाँ बोलो फटाफट। समझ में नहीं आया? आगे बोलो क्या है परचे पर। इसीलिए स्टेप मैंने वो क्या था, एडजस्टमेंट जितनी थी मैंने एक अलग अलग बांट दी थी। सेल के बाद मैंने फिर लिखवाया था आफ्टर परचेज। परचेज क्या होता है? माइनस। लिखो भाई, लिखते चले जाओ। अब परचेज। अब ये आप बिटवीन किस, बिटवीन कहां से कहां तक मेरे बेटा जी? 10 अप्रैल से 31 मार्च। अरे हाँ और ना। कितना आया बोलो? क्या मैं डायरेक्ट 81,000 लिख दूं? नहीं लिखूं? 81 मैं यहाँ पे बेटा जी दिखाऊंगा भैया। 90,000 माइनस 10% पे डिस्काउंट। हाँ और ना। 81,000 और माइनस को मैंने लगा दिया ब्रैकेट में। आगे आओ मेरे बेटे। अब क्या है? सेल्स रिटर्न थी मेरे बेटे। अरे हाँ और ना। सेल्स रिटर्न क्या होगी? लेस। करते चले जाओ बस, हो गया। कितना टाइम लगना है? सेल्स रिटर्न बोलूं? कितनी थी सेल्स रिटर्न? 1/4 ऑफ कितना कर दूं? लो साहब। आगे क्या था मेरे बेटा? स्लो मूविंग आइटम डिस्पोज्ड ऑफ हुआ था। हाँ और ना। क्या करूं? माइनस प्लस? स्लो मूविंग आइटम डिस्पोज्ड ऑफ कितना मेरे बेटा? ये कैसे आया 6,000? समझ में आ गया? मैं यार लिख दे रहा हूं कैसे आया। 11,250 का खरीदा था और हमने रिकॉर्ड कितना कर लिया था? 5,000। कितना रिकॉर्ड नहीं करा था? 6,000। आगे चलो। अरे कोई डाउट है? अब नेक्स्ट आइटम क्या थी मेरे बेटा? लॉस हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया था। आया?
लीजिए, माइनस करूं प्लस करूं? कर दो माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस। लॉस रिफ्यूज्ड वाई कस्टमर, हाँ और ना? कस्टमर ने मना कर दिया था। और कितने का था वैसे वो सामान? और हमने कितने का नेट रियलाइज? और नेट रियलाइज वैल्यू 12,500 तो रिकॉर्ड कर दी थी बेटा हमने, तो कितने रिकॉर्ड नहीं करे थे? हो गया? और कोई आइटम तुम्हारी समझ में तो कुछ आया नहीं? कितना आया? 16,313। ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। एज ऑन 31 मार्च। बेटे नहीं समझ में आई? सही सही बताओ। टफ है? अगर आपको आइटम समझ में आ रही है तो टफ नहीं है, रटोगे तो भैया टफ ही टफ है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप मेरे को करके दिखाएंगे। क्लियर है मेरे बेटा? पहले समझिए। एक्स वाज क्लोजिंग हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2016, फेल टू टेक द एक्चुअल स्टॉक, मतलब उसको क्लोज करनी होती है 31 मार्च 2016, फेल हो गया था। टू टेक एक्चुअल स्टॉक विच ही डिड ओनली 9 अप्रैल 2016, और उसने जो स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ था वो हुआ था 9 अप्रैल को। व्हेन इट वाज असर्टेन बाय हिम टू बी बर्थ, बर्थ का मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा जी? किस डेट की है ये कॉस्ट? बोलते ही नहीं है यार। 9 अप्रैल। तो ये फॉरवर्ड होने वाला है कि बैकवर्ड होने वाला है? बैकवर्ड। तो इट वाज फाउंडेड सेल्स आर एंटर। अब बेटा यहां से 2.5 लाख के बाद एक ऑब्लिक लगा दीजिए। सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अच्छा अभी रुक जाओ, ये क्या कह रहे हैं? पहले थ्योरी चल रही है अभी। इट वाज फाउंडेड सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। कहना ये चाह रहे हैं जिस दिन हम सेल को कब रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में? जिस दिन सेल होती है और सेल डिस्पैच कर देते हैं, मतलब चली जाती है, तो उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। इट वाज, फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड रिटर्न इनवर्ड इन रिटर्न बुक एच, और रिटर्न इनवर्ड भी इसी तरह से, जो सेल्स रिटर्न होकर आती है उसको भी ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास आ गई और हमने रिकॉर्ड कर ली। एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड। हमने कोई सामान अगर खरीदा है तो जैसे ही हमारे पास गुड्स आए ना आए, हमने परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। यस और नो बेटा जी? पहले इन 4 लाइनों में कोई डाउट है? पहले ये बोलो। और यहां तक अभी कंक्लूजन यही निकला है कि आपका किस डेट का मेरे बेटा? 9 अप्रैल का जो वैल्यूएशन था स्टॉक का 2.5 लाख है बस। आगे आइए। इट वाज फाउंडेड सेल्स बिटवीन 31 मार्च 2016 और 9 अप्रैल 2016 एज पर द सेल्स डे बुक आर 17,17,200। यहां तक पहली स्टेप, पहली एडजस्टमेंट आ गई है बेटा। बैकवर्ड है सेल्स प्लस का माइनस? प्लस। 17,200 पे लोगे क्या कॉस्ट पे निकालोगे सर? बोलते ही नहीं है। अभी प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रखा है। परचेज बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल 2016 एज पर द परचेज डू बुक 1200। अब ध्यान सुनना है, परचेज कब रिकॉर्ड करते थे? जैसे ही परचेज करी रिकॉर्ड हो जाती थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं जरा। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब यहां पर अंडरलाइन करो पहले क्या कह रहे हैं मालूम है? समझ, हमने गुड्स परचेज किया था 1200 का, सॉरी 1200 का ही है ना, उसमें से 500 का तो आज तक रिसीव ही नहीं हुआ है। आज तक तो रिसीव कितना हुआ होगा? बोलते ही नहीं है। मैंने 1200 का परचेज किया था, ध्यान से सुनो भाई, 500 का अभी रिसीव्ड ही नहीं हुआ मेरे को, तो मेरे पास जो स्टॉक हुआ होगा, जो परचेज आई होगी, वो कितने की आई होगी? और जब ये मेरे बेटा जी, अब ध्यान से सुनना, 31 मार्च
और 9 अप्रैल के बीच में मेरे पास परचेज का कितना आया था? केवल 500। अरे हाँ और ना, सॉरी कितना आया? 500 आया, 700 आया? कितना आया था? 700। तो इफेक्ट अब 1200 का है, इफेक्ट 500 का है क्या 700 का है? 700 का है। हाँ और ना? मेरी बात ही नहीं समझ में आई होगी। परचेज कितने की करी थी? 1200। 500 का गुड्स आया ही नहीं है। अब जब कैलकुलेशन वैल्यूएशन करी होगी, जब भी प्लस माइनस हुआ होगा, तो बेटा कितने हमने गुड्स तो 700 ही रिकॉर्ड किया होगा ना, 500 तो आया ही नहीं है, तो उसकी तो छोड़ दे रहे। अब प्लस या माइनस जो भी करेंगे, जैसे बैकवर्ड में परचेज को क्या करते हैं, प्लस का माइनस? बोलते ही नहीं है यार, इधर सुन लिया कर। क्या करते हैं? माइनस। कितने करोगे? क्यों करेंगे? समझ में आ गया? आगे आओ। वट गुड्स रिसीव्ड ओनली 40, ये हो गया, अमाउंटेड 1000। अब क्या करें मेरे बेटा जी, ये कहां से शुरू हुई? ये हुई है वट गुड्स रिसीव्ड ओनली 4 अप्रैल 2000 से, अमाउंटेड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33,000। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, यहाँ अंटिल आफ्टर द स्टॉक, ये रिसीव्ड, ये फुल स्टॉप लगाओ, 500 वर नॉट रिसीव्ड, यहां तक लगाओ, एक स्टेप यहां तक है ये। until after the stock was taken goods invoice during the month of March। बेटा यहां सुनना, ये यहां तक हो गई है ट्रांजैक्शन से रिसीव्ड तक। अब आगे पढ़ रहा हूं, until after the stock was taken goods invoice। ये गुड्स इनवॉइस जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है मालूम है? परचेज के लिए, कि हमने कुछ गुड्स परचेज करा होगा, किस डेट से किस डेट तक? मार्च से और 9 अप्रैल तक। बट गुड्स रिसीव्ड ओनली 4 अप्रैल को, कितने का रिसीव हुआ था? 1000 का। हाँ और ना मेरे बेटा? मतलब परचेज करी थी कोई 1000 की, वो हमें 4 अप्रैल को आ गया, मतलब माइनस करना है, सिंपल सी बात है। हाँ और ना मेरे बेटा जी? नहीं समझ में आया? करके देखो। अच्छा एक और मिनट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 33.3 ऑन कॉस्ट। तो मेरे बेटा 1/3 ऑन कॉस्ट दे रखा है, और आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट माइनस करना है, तो क्या कर दूं? 1/4 ऑन सेल। अरे हाँ और ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया? करके दिखाओ फटाफट, करके दिखाइए प्लीज। नहीं आ रहा? बुक में है? 31 मार्च कौन सा है? 16। है जॉन। कितनी देर रखा था बेटा? 2.5 लाख? हाँ साहब, आया नहीं आया? 2.5 लाख। अरे आया नहीं आया? सेल्स क्या होती है फटाफट बोलो। सेल्स कैसे निकालेंगे मेरे बेटा? समझ में आ गया ना? 17,200 माइनस 1/4। ये मैं ऐसे करता हूं, समझ में आ गया ना? होगा बेटा कितना? उसके बाद क्या था? टोटल कितना परचेज किया था? 1200। रास्ते में कितना है? 500। वो तो आया ही नहीं है। अरे हाँ और ना? हमारा हो गया, आंसर आ गया। आगे बोलो क्या था? क्या किस चीज की परचेज यार? 1000। अच्छा
परचेज जो रिसीव हमें कब हुई थी, रिसीव। और भी कोई आइटम है? कितना आ गया? 200। एज ऑन कौन सा क्वेश्चन? 12वां। एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं भैया? फोर्टीन तो करूंगा रेक्टिफिकेशंस के साथ, उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अभी रेक्टिफिकेशंस करवाई नहीं है ना, अगर मैं करवाऊंगा समझ में आएगा नहीं आपको। याद रखना है जब रेक्टिफिकेशन एरर करेंगे ना, जब इस क्वेश्चन को करेंगे 14 को, बस एक क्वेश्चन छुड़वाऊंगा बस 14, और वो एक एरर के साथ करेंगे। हाँ 15 करेंगे। और 16 मेरे बेटा जी 16 गलत है, इसको कैंसिल कर दो, हाँ काट दो। सभी लोग जरा ध्यान से सुने बेटा, मैं आपको ये समझा के भेज रहा हूं और आपको क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है? आराम से समझना है और जो कुछ लिखना हो लिख लेना। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, एज इट इज हो गया है बेटा। 15 सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2016। अब ये हुआ क्या है, डन कब हुआ है? 23 जून 2016। द वैल्यू ऑफ स्टॉक 48 लाख। द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस 23 जून टू, आपको वैल्यूएशन किस डेट की करनी है? 30 जून। और कर कब लिया था इन्होंने? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में परचेज क्या होगी? पक्की बात है? और क्या क्या प्लस होता है? सेल्स रिटर्न। हाँ और ना बेटा जी? चलो आ जाओ, हो गया काम। सबसे पहले लिखा है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 वर्थ अनसोल्ड। मतलब क्या हुआ? अब जरा ध्यान से सुनना है, सोचना है बेटा। मैंने गुड्स से कंसाइनमेंट को भेजा था, अब ध्यान से आपको बताना, वो छोड़ दो, आप उसमें कुछ नहीं है। मैंने गुड्स भेजा था आपके पास और गुड्स बिका नहीं, तो वो स्टॉक जो आपके पास है, क्या वो मेरा स्टॉक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। वो स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है? आपके पास। अरे हाँ और ना? तो क्या करोगे इसको बोलो? क्यों यार? फिलहाल जब ये 48 लाख की कैलकुलेशन हुई, ये तो 23 जून का हुआ ना। अब 23 जून के बाद पता चला कि 2,40,000 का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है मेरा। अरे हाँ और ना? तो वो 2,40,000 का स्टॉक क्या करूंगा मैं? प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस करूंगा भाई। अरे हाँ ना? समझते ही नहीं है। अरे यस और नो? आगे चलो, अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, प्लीज रिलैक्स होकर। परचेज हमने करी थी 4 लाख की, वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। परचेज करी थी भाई हमने, तो परचेज हमारी क्या होती है बेटा जी? प्लस। करना तो प्लस है, लेकिन अब इसको 2 भागों में डिवाइड करनी है। कैसे करनी है? 1,60,000 हमारे पास नहीं है, तो कैसे करोगे मेरे बेटा जी? ये 4 लाख में से 1,60,000 माइनस करा तो कितना बचा? 2,40,000 आएगा, 2,60 आएगा। ये तो आ गया भाई परचेज के नाम से, क्या हो जाएगा? प्लस। और एक लिख देना गुड्स इन ट्रांजिट। और रास्ते में भी कितना है? 1,60,000। हाँ और ना बेटा? अरे हाँ ना तो बोलोगे? ये अभी आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप? इन्वेंट्री ये कब की कैलकुलेट कर रहे हो? अच्छा ये बताओ मेरे को। 23 जून ये, और आपको यहां से यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। आपके पास यहां पर कितने की वैल्यू दे रखी थी? 48 लाख। ध्यान से देखो भैया प्लीज, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये यहां की वैल्यू दे रखी है और आपको यहां पर पहुंचना है। अब आपने क्या करा? पहली स्टेप जो आई कि कुछ गुड्स मैंने आपको भेजा था, तो मैंने भेजा था, मेरे पास तो नहीं है,
यहाँ पर जब ये वैल्यूएशन वही होगी यहाँ तक 23 जून की, तो 48,000 में वो सामान इंक्लूड था नहीं था, और जबकि वो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक है तो मेरा ही ना, इसलिए वो पहले मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस करा था, हाँ और ना। इसी बिटवीन में मैंने 4 लाख की परचेज करी थी, हाँ और ना। परचेज करी तो परचेज मेरी क्या होती है मेरे बेटा जी, इसी बिटवीन प्लस, अरे हाँ और ना। अब क्योंकि इसमें कुछ आ गया कुछ नहीं आया, तो जो आ गया वो परचेज के नाम से, जो नहीं आया वो गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से, हाँ और ना। नहीं मेरी बात समझ में आई अभी आपको? यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब आगे आओ मेरे बेटा जी, बस थोड़ा सा एक वो है स्टेप, बस अब आपको ये समझ में आ गई 2 लाइन, तो ये समझ लेना ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। सेल्स वर 13,60,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। क्या हुआ था? 13,60,000 का गुड्स था मेरे बेटा, उसमें से 3,20,000 का गुड्स मैंने अप्रूवल बेसिस पे भेजा था। अप्रूवल का मतलब होता है कि मैंने आपको भेज दिया, अब अगर आपको पसंद आएगा तो आप रख लोगे, नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर दोगे, मेरे को भेज दोगे। तो मैंने कितने का भेजा था? 3,20,000। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2016, और बट नो इंफॉर्मेशन इज हाफ अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग। और रिमेनिंग की मेरे बेटा जी क्या हुआ मेरे बेटा, समझ में आया क्या हुआ? उसका कोई अप्रूवल नहीं है। अब ध्यान से सुनना है, जो गुड्स रिटर्न 3,20,000 का कितना? आधा, 1,60, तो मैं आधे की बात कर रहा हूं, रिटर्न वाले की। जो मैंने सोल्ड करा था वो तो सेल में इंक्लूड होगा ही होगा, बोलते ही नहीं है। सेल कितने की थी अब ये बताओ एक बार और, यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 13,60,000 ये दिमाग में रख लो थोड़ी देर के लिए, और इसी 13,60,000 में मेरे बेटा एक सेल थी गुड्स अप्रूवल बेसिस पर, कितने रुपए की? अप्रूवल बेसिस 3 लाख, यही था ना। इसकी हाफ की क्या कह रहे हैं? इसका 1,60,000 रिटर्न कर दिया, और ये अभी कस्टमर के पास है। तो जो कस्टमर के पास है तो अभी तो वो हम मान रहे हैं सेल ही हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ आया ही नहीं है। लेकिन जो रिटर्न कर दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमने तो जो वैल्यूएशन करी थी वो कब करी थी? 23 जून। और रिटर्न कब हुआ है देखना जरा? 30 जून। अरे बोलो, और वापस आएगा तो स्टॉक में ऐड करोगे माइनस करोगे? बोलते नहीं तुम तो, कभी कभी ऐसे हो जाते हो बिल्कुल बेकार से। हाँ, ये वापस आया, ये हमने यहां तक कर ली थी, अब ये वापस आ गया हमारे पास यहां पर 1,60,000 का, और हमें वैल्यूएशन यहां की निकालनी है। तो अब जब ये गुड्स हमारे गोडाउन में आ गया तो क्या करूं? प्लस करूं क्या माइनस कर दूं? बस, और क्या समझा रहा हूं? प्लस अब कितना? क्या 1,60,000 पे कर लूंगा ऑन कॉस्ट? अरे हाँ और ना। तो 1,60,000 का कॉस्ट निकाल के रख लें बेटा जी, कहो तो निकालो, फटाफट निकाल सकते हो तो लो, मैं निकाल दे रहा हूं। और देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन लिखा था, अरे कहां है? कॉस्ट भी तो होगी गुड्स, अच्छा ये रहा, कॉस्ट प्लस 25%। अब क्या लिखा था? कॉस्ट का 25 है, और ये आपको क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? अरे कैसे निकालोगे? कॉस्ट का 125, तो ये हो गया कॉस्ट, और सेल का कितना हो गया? 1/5। तो सेल का 1/5 का मतलब इसका सेल 1/5 कर लो, कितना आया? माइनस करके पहले इसका 1/5 कितना आया? 32,000 माइनस कर दो, 1,00,000। ये क्या करना है? प्लस कर देना है, हाँ और ना। कोई डाउट? मैं भी क्वेश्चन 2 मिनट में कर दूंगा, पहले ये समझो, हाँ और ना बताओ। अब आओ इस 13,60,000 की बात करते हैं। 13,60,000, क्या मैं बोलना शुरू करूं? 13,60,000 में से 1,60,000 का तो माल मैंने अलग कर ही लिया था, कौन सा? ये वाला। अरे हाँ और ना, बोलते ही नहीं है। अब ये कितना बच गया? मैं रुक रहा हूं यहां पर, पहले ये बोलो हाँ और ना।
ये क्या 1,60,000 क्यों माइनस किया, समझ में आ गया। और इसका इफेक्ट गया कि नहीं गया, कितना इफेक्ट गया इसका, 1,28,000। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी सेल की बात कर रहे हैं, 12 लाख की। 1,60,000 का इफेक्ट जा चुका है हमारा। क्या किया था, प्लस के माइनस, प्लस। यहां तक कोई डाउट। अब आगे चलूं। अब ये 12 लाख का खेल अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि आज की क्लास और सक्सेस। 12 लाख। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें सेल है अब आपकी, एक नॉर्मल सेल है, एक एबनॉर्मल सेल है। कहां है वो क्वेश्चन में लिखी होगी, मेरे को ऐसे तो पता नहीं है। आइए साहब नेक्स्ट स्टेप पर आइए। बोलू बेटा जी, 4th पर आइए। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब देखो हाउ एवर गुड्स कॉस्टिंग, एक हमारे गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 2,40,000 और हमने सोल्ड कितने में कर दिया। सेल प्राइस बताओ, अब इसमें सेल प्राइस बताओ। एबनॉर्मल, मैंने ये एबनॉर्मल सेल निकाल ली 1,20,000। ये 12 लाख क्या था मेरे बेटा जी, कॉस्ट है क्या सेल है। टोटल सेल तो 13,60,000 थी, 1,60,000 निकाल के रख लिया, बोलते ही नहीं है। अब मैंने 1,20,000 को एबनॉर्मल क्यों मानी, अरे 2,40,000 की कॉस्ट थी नालाई को, और कितने में बेच दी, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एबनॉर्मल हो गई, और हमारी नॉर्मल सेल कितनी हो गई, हाँ और ना। अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा होगा मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं, कॉस्ट 12 लाख की। इस कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल प्राइस में से क्या माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे माइनस कर सकता हूं, नॉर्मल सेल में तो ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई हो जाएगा, एबनॉर्मल में तो अप्लाई नहीं होगा। तो पहले नॉर्मल का तो बताओ, नॉर्मल का अप्लाई करो। क्या था मेरे बेटा, 25 कितना था, 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑफ 10,80,000। बेटा इसका 1/5 निकाल के दे दो बस, 2 लाख। ध्यान से सुनना, ये 2,16,000 क्या है मेरे बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। अरे हाँ और ना, कितनी सेल पर, 10,80,000। एक बात खत्म। अब 12 लाख, इसकी 1,20,000 की बात करो, 1,20,000 में बेच दिया कितने का सामान, कॉस्ट कितनी थी, लो साहब यहां तो नुकसान हो गया, 2,40,000 की कॉस्ट थी ये, और 1,20,000 में बेचा तो लॉस कितना आया, ये बात समझ में आई। 10,80,000 पर हमने अर्न करे थे 2,16,000, 2,40,000 किसी की कॉस्ट होगी, उस पर हमने लॉस कितना कर लिया, 1,20,000। अब जरा ध्यान से देखिए, 2,16,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो, किस चीज के मेरे बेटा जी, लॉस के, कितना बचा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप समझो तो, टोटल 12 लाख रुपए की जो सेल करी थी उसमें मैंने अर्न कितना करा, ये बताओ। 2,16,000, 1,20,000 का लॉस, क्या केवल 96,000। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मैंने कितने रुपए कमाए 12 लाख पर, कैसे निकाला, समझ में आ गया, नहीं आया होगा यार, समझ में आ गया। अब 12 लाख रुपए की कॉस्ट निकालनी है, तो 12 लाख रुपए में से 96,000 जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला था अर्निंग वाला, ये माइनस कर दूं तो कितना निकला, 11 लाख। अरे बोल दो। और सेल क्या होती है बेटा फॉरवर्ड में, माइनस, तो सेल के नाम से 11,04,000 माइनस हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, 1 मिनट और लूंगा, ये लिख लिया ना, बोलूं अब 1 मिनट, देखो अब दोबारा सुनो, देखो शॉर्टकट में। अब आपको ऐसा है ना, वो तो मैंने समझाना था, 13,60,000 की मेरे बेटा टोटल सेल थी मेरे बेटा, ठीक है। इसमें से ये पता चला कि 1 लाख मतलब जो कंसाइनमेंट में भेजा था, कितने का भेजा था, 3,20,000, हाँ और ना, उसमें से सेल्स वापस आ गई। तो हमने क्या करा मेरे बेटा, जो इसका आधा, कौन सा, जो सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, उसका कितना मेरे बेटा जी, 1,60,000। ध्यान से सुनना, मैंने माइनस कर दिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 12 लाख।
अब आप ये याद रखो, ये 1,60,000 जो गुड्स हमारा कस्टमर से वापस आया था, ये वो वाला है। और ये हमने बेटा जी किस पे भेजा होगा? सेलिंग प्राइस पर। तो हमने इसमें से मेरे बेटा जी 28,000 मेरे बेटा जी माइनस कर दिए। किस चीज के मेरे बेटा? प्रॉफिट। कैसे निकाला था प्रॉफिट? 1/5 किया था सेलिंग प्राइस का, हाँ और ना। और हमने ये 1,32,000 क्या कर दिए थे मेरे बेटा? प्लस कर दिए थे। एक तरह से सेल्स रिटर्न थी, हाँ और ना। ये मैंने बता दिया, बोलते ही नहीं है। अब हमारे पास 13,60,000 में से एक्चुअल सेल कितने की बात हो रही है? 12 लाख। 12 लाख में भी क्या सेल सारी नॉर्मल थी मेरे बेटे? 12 लाख में से भी एक सेल जो कॉस्ट कितनी थी? 240, सेल कितने में कर दी आपने? ये एबनॉर्मल सेल है 1,20,000 की। 12 लाख में से 1,20,000 गए तो कितने बच गए? ये सेल कैसी है? नॉर्मल सेल पे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो। तो मैंने क्या किया इसका बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 1/5 ऑफ किसका? 10,80,000 का। कितना निकल कर आया था? 2 लाख। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं 10,80,000 की सेल पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 2,16,000। लेकिन एक एबनॉर्मल सेल जो करी थी 1,20,000 की, इसने सब दुखी कर दिया। ये कितने की कॉस्ट का था? याद है मैंने बोला था एबनॉर्मल सेल में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्लस और माइनस करके निकालेंगे। बोलते ही नहीं है। कितने की कॉस्ट थी इसकी? कॉस्ट थी 2,40,000 की और सेल करिए 1,20,000 में। तो आपका क्या हुआ मेरे बेटा जी? ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट है, तो प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला? लॉस निकल आया मेरे बेटे। और लॉस कितना निकला मेरे बेटा? यहां पर इस आइटम पर 10,80,000 पर प्रॉफिट कितना हुआ? 216। और इस पर हमारा लॉस कितना हुआ? तो ओवरऑल अगर इनका मैं एडजस्टमेंट करूं 2,16,000 में से 1,20,000 माइनस कर दूं तो कितना बचा? तो ओवरऑल अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस 12 लाख रुपए की सेल में मैंने केवल 96,000 अर्न करा था। अरे हाँ और ना। 12 लाख में प्रॉफिट पोर्शन कितना है? केवल 96। तो 12 लाख में से 96 माइनस कर दो, कॉस्ट निकल आएगी इस 12 लाख की। हम तो कॉस्ट ही निकाल रहे थे ना भाई। अरे हम क्या निकाल रहे थे? कॉस्ट निकाल रहे थे, कॉस्ट निकल आई। ये क्या है? कॉस्ट। सेल्स है, क्या है? सेल थी, सेल का माइनस कर देना, हाँ और ना। ये समझ में आ गया? ये 1,32,000 का क्या करा था हमने? प्लस। समझ में आ गया था? ऊपर की 2 ट्रांजैक्शन जो थी वो प्लस हो गई, समझ में आ गई? इसमें 1,32,000 और प्लस कराएंगे और माइनस में कितने कराएंगे? 11,04,000। अच्छा जो भी है 1,28,000 बेटा। अच्छा ये माइनस होगा 32 और ये 28, जो भी आए कर दो, हाँ और ना। नहीं समझ में आया? आंसर आ जाएगा। अब ट्रांजेक्शन पढ़नी हो फिर पढ़ लो भाई। कुछ अगर पूछना हो, ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉ, ये एबनॉर्मल सेल समझ में आ गया? अरे ये नॉर्मल और एबनॉर्मल सेल समझ में आ गया रोनिक? कल पूछ रहे थे, आज तो क्लियर है ना? लास्ट वाली लाइन समझ में आ गई है? गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट कितनी थी? 2,40,000। हैड बीन सोल्ड कितने में कर रहे थे? 1 लाख। कॉस्ट 240 की है और बेक 1,20,000 में है, तो नॉर्मल सेल तो हो नहीं सकती है। ये क्या है? ये एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल में क्या हुआ? हमें लॉस हो गया, ओके। और बाकी पे हमें प्रॉफिट हुआ 2,16,000 का, और 2,16,000 का एक जगह प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000 का एक जगह लॉस हुआ है। तो ओवरऑल माइनस करके कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल लो बस, हाँ और ना। 96। नहीं समझ में आया? हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा, करके देखना। अब होमवर्क में जो क्वेश्चन मैंने करे हैं इनको रिपीट कर लेना भैया प्लीज। क्लियर है? या ऐसा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, कल सैटरडे है, टेस्ट है, याद रखना। पहले इसके मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? मेरे पे केवल एक क्वेश्चन दी हुआ है आपका, कौन सा? 14।
वो मैं रेक्टिफिकेशन के साथ करवाऊंगा। क्लियर है? और इसके जो आज करवाए हैं मैंने 9th करवाया था, 12th करवाया था, इसको मेरे बेटा रिपीट कर लेना वैसे प्लीज। क्लियर? और ये 4-5 ही क्वेश्चन है, याद रखना। इन 4-5 क्वेश्चन में हर साल एक क्वेश्चन आता है, फिगर चेंज हो जाती है माइनर सी, और एज इट इज उतार के दे देते हैं सीए में। समझ में आ गया? अरे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है अब? तो ये लगभग चैप्टर खत्म हो गया है आपका, लगभग। एक क्लास और लूंगा मैं, थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन बच रहा है, तो एक क्लास और लेकर फिर इसको फाइनल कर दूंगा। क्लियर है मेरे बेटा? तो सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे, प्लीज।